चांद। जब हम रात में इसे देखते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक शांत, खाली और बेजान सी दुनिया, है ना? लेकिन क्या ये कहानी पूरी है? शायद नहीं। आज हम चांद के एक ऐसे राज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि चांद पर हवा होने का जो मिथक है वो क्या है। फिर बात करेंगे सच्चाई की, जो है चांद का एक्सोस्फीयर। ये भी जानेंगे कि ये एक्सोस्फीयर आखिर बनता कैसे है, इस पर कुदरत और इंसानों का क्या असर होता है, और आखिर में चांद पर हमारे भविष्य के कदमों का क्या मतलब होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उस एक बात से शुरू करते हैं जो हम सबने चांद के बारे में सुनी है और शायद सच भी मानी है। अगर ये सवाल किसी से भी पूछा जाए कि क्या चांद पर वायुमंडल है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अरे नहीं, कहाँ। और ये बात सही भी है, क्योंकि बचपन से किताबों में, फिल्मों में, हर जगह हमने यही देखा और पढ़ा है। और ये सोच इतनी गहरी है ना कि साईफाई फिल्मों से लेकर हमारी आम बोलचाल तक चांद का मतलब ही है एक खाली, खामोश दुनिया, जहां कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प होती है। तो अब उस मिथक को तोड़ते हैं और असलियत जानते हैं। सच ये है कि चांद का अपना एक वायुमंडल है। हाँ, बिल्कुल है। अब ये हमारी धरती के वायुमंडल जैसा घना कंबल तो नहीं है, लेकिन ये मौजूद जरूर है। एक बहुत ही पतला सा वायुमंडल। वैज्ञानिक इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सो मतलब बाहरी, मतलब ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जैसा है। यहाँ हवा के कण इतने बिखरे हुए हैं, इतने दूर दूर, कि वो एक दूसरे से टकराते ही नहीं। सोचिए, बस तैरते रहते हैं। ये वैक्यूम के बहुत करीब है, पर पूरी तरह खाली नहीं है। यहाँ पर हम धरती और चांद का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। हमारी धरती का वायुमंडल तो एक मोटा, सुरक्षा देने वाला कंबल है जिसमें कई परतें हैं। वहीं चांद का एक्सोस्फीयर, वो बस एक बहुत ही हल्की सी धुंध की तरह है, इतना पतला कि उसे वायुमंडल कहना भी थोड़ा अजीब लगता है। और ये कितना पतला है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। हमारी धरती के मुकाबले चांद के वायुमंडल में हर घन सेंटीमीटर में 10 लाख अरब गुना कम कण होते हैं। मतलब ये अंतर इतना बड़ा है कि सोच से भी परे है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कण आते कहाँ से हैं? क्योंकि चांद की ग्रेविटी तो बहुत कम है, वो हवा को पकड़कर रख नहीं सकती। तो फिर ये एक्सोस्फीयर बना कैसे? तो देखिए, इसमें ज्यादातर हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी गैसें हैं। ये गैसें लगातार बनती और खत्म होती रहती हैं। मतलब ये कोई ठहरा हुआ वायुमंडल नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। नासा के वैज्ञानिक इसे समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण देते हैं। सोचिए कि चांद की सतह एक धूल भरा गलीचा है और कोई लगातार उस गलीचे पर झाड़ू मार रहा है। तो ये झाड़ू असल में 3 चीजें हैं। पहली, सूरज से आने वाली सौर हवा, जो चांद की सतह से कणों को उड़ा देती है। दूसरी, छोटे छोटे उल्कापिंड जो लगातार चांद से टकराते रहते हैं और धूल उड़ाते हैं। और तीसरी, चांद के अंदर से ही धीरे धीरे निकलने वाली गैसें। तो इन तीनों वजहों से ये एक्सोस्फीयर लगातार बनता और बिगड़ता रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना पतला वायुमंडल है तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नाजुक है। कोई भी बाहरी चीज, चाहे वो कुदरती हो या इंसानी, इस पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। कुदरती असर तो हमने देख लिया, सौर हवा, उल्कापिंड। लेकिन अब एक नया खिलाड़ी मैदान में है, हम इंसान। जैसे जैसे चांद पर हमारे मिशन बढ़ रहे हैं, हमारा असर भी बढ़ता जा रहा है। ये बात कितनी सच है, जरा इस लाइन को देखिए। एक अकेला मून लैंडर, सिर्फ एक, जब वो उतरता है तो उसके इंजन से निकला धुआं ही कुछ समय के लिए चांद के उस हिस्से के वायुमंडल पर हावी हो सकता है। मतलब वो प्राकृतिक वायुमंडल से कई गुना ज्यादा घना हो जाता है, भले ही थोड़े समय के लिए। तो सोचिए, लैंडर से निकलने वाली गैसें, उसकी लैंडिंग से उड़ने वाली धूल, यहाँ तक कि हमारे स्पेस सूट से लीक होने वाले छोटे छोटे कण भी वहां के माहौल को बदल सकते हैं। और ये चिंता इतनी बड़ी है कि वैज्ञानिक अब भविष्य के मिशन के लिए पहले से ही कंप्यूटर पर मॉडल बनाकर देख रहे हैं कि हमारा असर कितना होगा और उसे कैसे कम किया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद अब हम भविष्य की बात करते हैं। हम चांद पर वापस जा रहे हैं, और इस बार बड़े इरादों के साथ। तो इसका मतलब क्या है? आर्टेमिस जैसे मिशन के साथ इंसान दशकों बाद चांद की सतह पर कदम रखने वाला है।
और इस बार कहानी सिर्फ झंडा गाड़ने और वापस आने की नहीं है। इस बार हम वहां रहने, काम करने और एक बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, जब हम चांद पर लौट रहे हैं तो इस नाजुक पर्यावरण को कैसे बचाएंगे? ये एक्सोस्फीयर सिर्फ कुछ गैसें नहीं है, ये सौर मंडल के इतिहास की एक खुली किताब है। ये हमें याद दिलाता है कि खोज जरूरी है, पर जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा। हमें एक संतुलन बनाना होगा ताकि तरक्की की इस दौड़ में चांद हमेशा के लिए बदल